हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम यानी कि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। छोटे से छोटा पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। इस वीडियो के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से रिगार्डिंग। यस, उसकी आउटलाइंस है। व्हाट इज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, क्या क्या यूजेज है, कब यूज किया जाता है सिस्टम को, क्या क्या इक्विपमेंट्स या ट्रे सेटअप होता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम करते समय, और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो कैथेटर होता है जिसे हम लोग बुलायो कैथेटर कहते हैं या फिर ट्रोकार कैथेटर कहते हैं, वो देखेंगे। उसका साइज कितना होना चाहिए, छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में कितना होना चाहिए, प्लेसमेंट कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे करते हैं, इसके अलावा वाई कनेक्टर क्या होता है, हेमलिच वाल्व क्या होता है, इसके अलावा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रायोरिटीज या डिसीजन मेकिंग के 10 से 15 एमसीक्यूज जहां से बनते हैं वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जहां से अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। तो जब भी चेस्ट के अंदर एयर या फिर कोई फ्लूइड या पस या ब्लड इकट्ठा हो जाए, चाहे किसी ट्रॉमा की वजह से या कोई पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन की वजह से, उस कंडीशन के अंदर एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, या जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। जब भी कोई एयर या फ्लूइड एंटर हो जाती है प्लूरल स्पेस के अंदर, ध्यान दीजिएगा कहां पे, प्लूरल कैविटी के अंदर। तो प्लूरल कैविटी क्या होती है, लंग्स पेरेन्काइमा के चारों तरफ प्लूरल कैविटी होती है जिसकी 2 लेयर होती है। इंटरनल लेयर को हम लोग विसरल लेयर कहते हैं, बाहर वाली लेयर को पैराइटल प्लूरा कहते हैं। ठीक है, तो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, तो 2 तरीके की फ्लूइड के इनके बीच में जो है लगभग 5 से 15 ml फ्लूइड नॉर्मली इकट्ठा होता है। नॉर्मली इतना फ्लूइड तो यहाँ पे रहता ही रहता है ताकि स्मूथ फ्रिक्शन होता रहे। लेकिन अगर यहाँ पे ये ओवर प्रोडक्शन हो जाए, स्टिकीनेस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, उस फ्लूइड को ड्रेन करने की मैकेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कहते हैं। या फिर लंग्स के अंदर क्या हो जाए, यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो जाए या और कोई कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से एयर इकट्ठी हो जाए, तो इस एयर को बाहर निकालना या फ्लूइड को बाहर निकालने की मैकेनिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम या फिर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कहा जाएगा। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग। अगर किसी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो जाए, जैसा कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में यस, सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट क्या है जिसके द्वारा हम लोग ये तय करेंगे कि वहां पे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू है कि डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। जाहिर सी बात है कि जब लंग्स कोलैप्स हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमोथोरेक्स, तो वहां पर क्या होगा, क्या ब्रीथ साउंड सुनाई देगी? ऑस्कल्टेट हम लोग करेंगे स्टेथोस्कोप से तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी दोस्तों। ठीक है, तो डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड या एब्सेंट ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ न्यूमोथोरेक्स। इसके अलावा कोई भी चेस्ट वॉल मूवमेंट उस साइड में नहीं दिखाई देगी, डिस्निया होगा पर्सन को, SpO2 का लेवल भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा टेकीकार्डिया ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये वाला पॉइंट है वो कंपनसेशन की वजह से होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो अपना टॉपिक है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम देखिएगा कुछ इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कंपनी में अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो ये जो चेस्ट ट्यूब है, इस सिस्टम के अंदर इस प्रकार से 3 सिस्टम, यहाँ पे 3 बोतल जो है बनी होती है, जिसमें एक बोतल है वो सक्शन यानी डिवाइस सक्शन मशीन से यानी वॉल सक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, और नॉर्मल सक्शनिंग अगर एडल्ट है तो हमें पता है 80 से लेके 120 mm ऑफ Hg जो है प्रेशर अप्लाई होता है। बच्चों में थोड़ा सा कम होता है, 80 से 100 के अराउंड होता है, और छोटा बच्चा तो और कम होगा। ठीक है, तो सक्शन होगा, यहाँ पे बात हो रही है। सक्शन के बाद में यानी ये डिवाइस किससे जुड़ा हुआ है, सक्शन से डिवाइस जुड़ा हुआ है। फिर इसमें 3 बोतल्स होती है इसके अंदर। ठीक है, पहला होता है वो प्रेशर चैम्बर होता है, दूसरा वाटर सील बोतल होती है, और तीसरा होता है फ्लूइड कलेक्शन चैम्बर। फ्लूइड कलेक्शन चैम्बर है वो पेशेंट से जुड़ा होता है थ्रू द ट्रोकार कैथेटर।
टू द ट्रोकार या फिर बुलायु कैथेटर, आगे देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। और इसके बीच में एक वाल्व जुड़ा होता है जिसे हेमलिच वाल्व कहते हैं, जिसे नॉन रिटर्न या फिर यूनिडायरेक्शनल वाल्व कहते हैं। इसको भी आगे मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है, ताकि फ्लूइड वापिस पेशेंट की तरफ नहीं जाए, इस वजह से वाल्व लगाया जाता है। तो फ्लूइड इकट्ठा होकर के, चूंकि यहाँ पे प्रेशर से ये सक्शन कर रहा है, सक्शन करेगा तो इस प्रकार से लगातार ये सक्शन होगा, तो यहाँ पे फ्लूइड के द्वारा जो है इस तरीके से ये प्रेशर के द्वारा सक्शन होता रहेगा। इस मैकेनिज्म को ही हम लोग कहते हैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, जिसके अंदर यहाँ पे एक सील बनती है, देखिएगा यहां से फ्लूइड आएगा तो ये एयर जाएगी इस फ्लूइड के अंदर, और यहां से देखो बुलबुले बनते रहेंगे, जैसे जैसे फ्लूइड आएगा वैसे वैसे बुलबुले बनते रहेंगे, बबल्स बनते रहेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आगे बताने वाला हूं आपको। और फिर यहाँ पे ये जो बुलबुले है या एयर है वो इसके थ्रू जो है इसके अंदर से सक्शन कर ली जाएगी। तो एक क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सर्किट सिस्टम है, जो कि इस प्रकार से कुछ कुछ दिखाई देता है। तो ये इतना जो चैम्बर है ये हो गया प्रेशर चैम्बर। दूसरा बात करें, ये हो गया अपना वाटर सील चैम्बर। और तीसरा ये जो है वो कलेक्शन चैम्बर होता है, जिसमें मार्किंग होती है कि कितना फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, और यहां से ट्रांसपेरेंट होता है ताकि दिखता रहे कि फ्लूइड की कंसिस्टेंसी या फिर फ्लूइड का कलर कैसा है। तो ये हो गया अपना वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। अब ये कैसे वर्क करता है, कब इसकी आवश्यकता होती है, ट्यूब कितनी चाहिए, कौन सी पोजीशन में लगाते हैं, पेशेंट को सिस्टम स्टार्ट करने के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, हर पॉइंट आगे देखने वाला देखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कुछ इस प्रकार का भी आता है जिसे फ्लोरेवेक कंपनी का है। इसके अंदर ये कलेक्शन चैम्बर्स हो गए, ये वाटर सील चैम्बर हो गया, ये प्रेशर चैम्बर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से तीनों चैम्बर ये तीनों बोतल के अनुसार होते हैं, ठीक है। एक ये अलग कंपनी का देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो अलग अलग कंपनी में दिखाई देते हैं, दिखने या लुकिंग वाइज अलग अलग हो सकते हैं, बट इंटरनल सिस्टम सभी का सेम होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कब कब इनको यूज किया जाता है, किन कंडीशन में यूज करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, यानी पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा कैविटी के अंदर मैंने बोला नॉर्मली जो है कितना फ्लूइड होता है, 5 से 15 ml फ्लूइड होता है। अगर ये ज्यादा हो जाए, 50 ml से ज्यादा हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन। इस केस में इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में कर सकते हैं, यानी एयर इकट्ठी हो जाए, यहाँ पे प्लूरल स्पेस में क्या इकट्ठी हो जाए, एयर इकट्ठी हो जाए, तो एयर को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हीमोथोरेक्स, यानी ब्लड इकट्ठा हो जाए, हीमोथोरेक्स यानी ब्लड इकट्ठा हो जाए, कहां पर, प्लूरल स्पेस के अंदर। अब ब्लड कैसे होगा, कोई ना कोई इंजरी होगी तभी तो ब्लड इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे एम्पाइमा हो जाए किसी को, यानी पस इकट्ठा हो जाए, पस इकट्ठा हो जाए प्लूरल स्पेस के अंदर। या फिर बात करें काइलोथोरेक्स, यानी कि लिम्फ इकट्ठा हो जाए प्लूरल स्पेस के अंदर, ठीक है। या फिर बात करें पायोथोरेक्स, ठीक है, जैसे एम्पाइमा के अंदर भी हम लोगों ने बात किया था, पस इकट्ठा होता है। पायोथोरेक्स यानी एम्पाइमा, यही कंडीशन क्या कहलाती है, पायोथोरेक्स भी कहलाती है। इसके अलावा पोस्ट थोरेकोटोमी, यानी किसी का सर्जरी हुई है थोरेक्स की, तो उस कंडीशन में भी ड्रेनेज करने की जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि ट्रे सेटअप, क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जब चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। तो इन सभी आर्टिकल्स को ट्रे के अंदर सेटअप किया जाता है ताकि चेस्ट ट्यूब इजीली लगाई जा सके विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो चेस्ट ट्यूब चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, चेस्ट ट्यूब तो अटैच करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, एक वाई कनेक्टर और हेमलिच वाल्व की जरूरत होती है। चेस्ट ट्यूब को हम लोग ट्रोकार या बुलायु कैथेटर भी कहते हैं, जिसकी अलग अलग साइज होती है, एज के अनुसार आगे बताने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा वाई कनेक्टर चाहिए। अगर ड्रेनेज दोनों लंग्स से करना है तो वाई कनेक्टर के द्वारा 2 ट्रोकार कैथेटर दोनों लंग्स में जोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा हेमलिच वॉल मैंने बताया नॉन रिटर्न वॉल होता है, ये आगे देखने वाले हैं। लोकल एनेस्थेटिक जैसे जाइलोकेन या लिग्नोकेन 1 to 2%, एंटीसेप्टिक्स बीटाडीन क्लीनिंग के लिए चाहिए। 100 cc स्ट्रायल वाटर की बोतल चाहिए 2 यहाँ पे, ताकि अगर ट्यूब डिसलॉज हो जाए तो उसको रखने के लिए काम आती है। आगे मैं एक क्वेश्चन कराएंगे उसमें अपन को समझ में आएगा। इसके अलावा चेस्ट ट्यूब सिस्टम चाहिए, जो कि अभी अभी मैंने बहुत सारी इमेजेस दिखाई है, जिसमें 3 बोतल होती है अलग अलग कंपनी का, अलग अलग लुकिंग वाइज। सक्शन सिस्टम होना चाहिए, चाहे से मैनुअल हो चाहे से वो वॉल वाला हो। वॉल वाला है तो प्रेशर कितना होगा अपने पास में, 80 से 120 mm ऑफ एच होगा, और अगर मैनुअल है तो वहां पे अराउंड 20 के आसपास जो है mm ऑफ एच प्रेशर रहता है। वैसलीन गोज चाहिए। गोज कब चाहिए, जब ट्यूब निकल जाती है, निकलने के बाद में यहाँ पे वैसलीन गोज चिपकाना पड़ता है ताकि एयर अंदर नहीं जा सके। इसके अलावा गोज पैड्स, स्कालपेल एंड सुचरिंग किट। स्कालपेल क्यों चाहिए, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर कट लगाने के लिए। सुचरिंग किट चाहिए, स्ट्राइल ग्लव्स यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो गया अपना ट्रे सेटअप और इक्विपमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है।
अब सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जितने भी अपन ने इक्विपमेंट पढ़े ना, अब सबको एक एक करके बताता जाता हूं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है चेस्ट ट्यूब कैथेटर। तो चेस्ट ट्यूब कैथेटर का नाम क्या है? बुलायो कैथेटर या फिर ट्रोकार कैथेटर। बुलायो कैथेटर या फिर इसको हम लोग ट्रोकार कैथेटर भी बोलते हैं, ट्रोकार कैथेटर भी बोलते हैं, जो कि एडल्ट के लिए 28 से 32 फ्रेंच का होता है। एडल्ट्स के लिए कितना होता है? 28 से 32 फ्रेंच का वहां पे यूज किया जाता है। बड़ी साइज होती है यहाँ पे, बच्चों के लिए साइज छोटी होगी, आगे मैं दिखाने वाला हूं। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए चेस्ट के अंदर जो है इस प्रकार से इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें कुछ होल्स बने होते हैं, देखिएगा ये कुछ होल्स होते हैं, आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। तो जो आखिरी होल है ना, आखिरी होल से 2.5 इंच तक, 2 से 2.5 इंच तक वो अंदर होना चाहिए। आखिरी होल मान लीजिए, देखिए इस ट्यूब के अंदर मान लीजिए यहां पे है आखिरी होल, तो इससे 2.5 इंच तक को भी अंदर अपन चेस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चेस्ट ट्यूब कैथेटर है जिसको हम लोग बुलायो कैथेटर या थोरेसिक ट्रोकार कैथेटर भी कहते हैं, जो कि प्लूरल कैविटी में डाला जाता है। यस, एडल्ट के लिए इसकी साइज 28 से 32 होती है। बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो कि अभी भी जन्मे हैं, अगर उसमें ऐसा हो जाए तो उसके लिए 12 से 14 फ्रेंच का, और बच्चों के लिए 8 साल तक के बच्चों के लिए 18 फ्रेंच का चेस्ट ट्यूब कैथेटर अपन यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट ट्यूब कैथेटर है वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर या 1 से 2 इंच, मैंने अभी इंच बोल दिया था, वो सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर, लगभग कम से कम 2.5 सेंटीमीटर तो अंदर जाना ही जाना चाहिए आखिरी होल से। मान लीजिए आखिरी होल है, आगे पूरे में होल है, तो इस होल से लगभग 2.5 सेंटीमीटर तो कम से कम यहां पे ये इन होना ही चाहिए, ठीक है। कहां पे? प्लूरल स्पेस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट ट्यूब का प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो देखिएगा प्लेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर उससे क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर देना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात तो मिड एक्सिलरी लाइन पे इसको लगाया जाता है। मिड एक्सिलरी का मतलब क्या होता है? एक्जिला, एक्जिला के बीचों बीच इस लाइन पे इसको लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सिलरी लाइन के ऊपर इसको लगाया जाता है। अब इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन से पे लगाएंगे? तो इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं जैसे रिब्स के बीच में, तो पहली और दूसरी रिब के बीच में होगा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, दूसरी और तीसरी के बीच में होगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो कब कौन सा लगाएंगे? तो याद रखिएगा, अगर न्यूमोथोरेक्स हो जाए तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, और अगर वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो 8th या 9th इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। बट मोस्ट कॉमनली, सुन लीजिएगा, बट मोस्ट कॉमनली कहां लगाते हैं? 4th और 5th इंटरकोस्टल। देखिए ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5th। यहां पे सबसे ज्यादा जो है सर्जरी कर करके थोरेसिक ट्रोकार कैथेटर लगाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और वैसे बुक्स में लिखा है एयर अगर इकट्ठी हो जाती है तो फर्स्ट से सेकंड, और अगर फ्लूइड इकट्ठा होता है तो 8th या फिर 9th इंटरकोस्टल स्पेस पे इसको लगाया जाता है। देखिएगा सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस जब एयर निकालनी हो, 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस जब ड्रेन करना हो फ्लूइड, इफ्यूजन, हीमोथोरेक्स, पायोथोरेक्स, कुछ भी कंडीशन में। बट मोस्ट कॉमनली कौन सा करते हैं? 4th एंड 5th। मोस्ट कॉमनली कौन सा परफॉर्म किया जाता है? 4th या फिर 5th इंटरकोस्टल स्पेस को रिकमेंड करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ट्रॉमेटिक, क्योंकि सबसे ज्यादा कंडीशन में इसी कंडीशन में रिमूव किया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। समटाइम्स ये भी यूज कर लेते हैं, और अगर एयर है तो सेकेंड और थर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन एयर के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब समझिएगा, अब पोजीशन कौन सी देनी है पेशेंट को, कौन सी पोजीशन दें जिससे कि ये ट्यूब इंसर्ट करी जाए। तो बिफोर प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर की यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन कौन सी देंगे। तो यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं अपन, ये वाली जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन होगी? सेमी फाउलर, ये होगी सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है जी। और ये वाली क्या होगी? चेस्ट। देखिएगा एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर अपना क्या कर रखा है? हेड को पैडेड कर रखा है, ताकि ये अपना एक्जिला वाला हिस्सा है वो क्या हो जाए? एक्सपोज हो जाए। और एक्सपोज होने पे यहां से 4th एंड 5th या फिर 4th या फिर 5th इंटरकोस्टल स्पेस को अपन लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा इसको जो है ट्यूब को फिक्स किया जाता है। या फिर बात करें हैंड को हेड के पीछे इस तरीके से, और कौन सी पोजीशन? सेमी फाउलर पोजीशन दे करके चेस्ट ट्यूब लगा सकते हैं। चेस्ट ट्यूब लगने के बाद ड्रेनेज करते दौरान भी सेमी फाउलर पोजीशन ही देंगे दोस्तों। अंडरस्टूड? तो पोजीशन आपको आई थिंक समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट
वाई कनेक्टर क्या होता है? तो वाई कनेक्टर जैसा कि मैंने बताया, जब दो ट्यूब एक साथ लगानी हो, दो वाई कनेक्टर व्हेन दो चेस्ट ड्रेन्स आर कनेक्टेड, यानी एक यहां से और एक मान लीजिए ट्यूब यहां लगी है, तो यहां पे अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? वाई कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। एक राइट लंग से और दूसरी लेफ्ट लंग से, दोनों से वाई कनेक्टर के द्वारा जो है आगे फ्लूइड आता जाएगा। तो वाई कनेक्टर की कब जरूरत है? जब दोनों लंग्स से एक साथ ड्रेनेज करना हो, तब वाई कनेक्टर चाहिए, अदरवाइज वाई कनेक्टर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हेमलिच वाल्व क्या होता है। देखिएगा हेमलिच वाल्व कहां लगा होता है, देखो यहां पे हेमलिच वाल्व लगा होता है, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि फ्लूइड को यूनिडायरेक्शन में ही जाने देना, वापिस पेशेंट की तरफ नहीं जाने देना। तो यही काम होता है। देखिए ये वाल्व यहां पे लगा हुआ है और इस वाल्व का क्या काम है? ये पेशेंट की साइड होता है, ये पेशेंट की साइड होता है और ये होता है अपना चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की साइड, जो ड्रेनेज सिस्टम लगा होता है ना प्लोरेविक, उसकी तरफ। तो ये जो नीला हिस्सा है किधर होगा? पेशेंट की तरफ होगा। तो इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है। अभी एक इमेज दिखाऊंगा, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, दो पत्तियां होती है। जब फ्लूइड इधर से जा रहा होता है तो ये खुल जाती है, यस और नो? पेशेंट से डिवाइस की तरफ, पेशेंट से डिवाइस की तरफ जा रही है तो ये खुल जाती है पत्तियां, ताकि फ्लूइड आगे की तरफ चला जाए। लेकिन अगर रिटर्न होना होगा तो ये आगे से देखिए इतना सा ही इनका माउथ है, तो ये फ्लूइड इनके अंदर वापस नहीं जा पाएगा, यहीं पे स्टक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का इसका सिस्टम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेमलिच वाल्व। एक हेमलिच मैन्योर भी होता है, कमेंट करके बताइएगा हेमलिच मैन्योर क्या होता है, ठीक है? चलेगा, बढ़ते हैं आगे। हेमलिच वाल्व की एक और मैकेनिज्म समझाता हूं। ये वाली साइड होगी कौन सी? पेशेंट की साइड, पेशेंट की तरफ से। तो इधर से देखिए जब भी फ्लूइड इस साइड आएगा तो ये खुल जाती है और फ्लूइड इजीली फ्लो हो जाता है। लेकिन जब फ्लूइड इधर से आएगा तो ये बंद हो जाती है और फ्लूइड जो है यहीं पे घूम करके रह जाता है, यहीं पे फ्लूइड जो है अपना घूम करके रह जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये सिंपल सा एक वाल्व होता है जिसे हम लोग हेमलिच वाल्व कहते हैं। हेमलिच वाल्व इज ए वन वे वाल्व दैट प्रिवेंट फ्लूइड एंड एयर फ्रॉम द going back into pleural space, allow the fluid and air to come out the pleural space into the drainage pack, that's it, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग प्रायोरिटी बेस्ड एक्शन। तो अभी तक तो हम लोगों ने सब पोजीशन वगैरह समझी, कैसे लगाते हैं, कितना साइज का लगाते हैं, वो सब समझा। चेस्ट ट्यूब कितना साइज का होता है, कौन सा चैम्बर होता है, तो 3 चैम्बर होते हैं, प्रेशर चैम्बर, वाटर सील चैम्बर और कलेक्शन चैम्बर। अब इनके रिगार्डिंग नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन, जहां से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं दोस्तों, ठीक है? इन्हीं को समझना अपन को, कि जैसे वाटर सील चैम्बर के अंदर कैसी बबलिंग होनी चाहिए, ऑसिलेशन कैसा होना चाहिए, जब पेशेंट सांस ले रहा है तब ये ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्यूब अगर ट्यूब निकल जाए तो क्या करना है, अगर ट्यूब यहां से डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। बहुत सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, तो वन बाय वन एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बबलिंग। तो नॉर्मल बबलिंग की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा वाटर सील चैम्बर के अंदर जो नॉर्मल बबलिंग है वो कैसी होती है? इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट यानी कि रुक रुक के होती है। लेकिन प्रेशर चैम्बर में चूंकि वो लगातार प्रेशर खींच रहा है, इसलिए इसमें जेंटल कंटिन्यूअस बबलिंग होगी। बस 2 पॉइंट याद रखिए, वाटर सील चैम्बर में कैसी बबलिंग होगी, कैसे बबल्स बनेंगे, बीच बीच में रुक रुक के बबल्स बनेंगे। जबकि जैसे ही फ्लूइड आएगा यहां पे बबल बनेंगे, फ्लूइड आएगा बबल बनेंगे, लगातार नहीं बनेंगे। लेकिन इस चैम्बर में चूंकि लगातार खींच रहा, तो लगातार यहां पे बबल्स बनते रहेंगे, जेंटल बबलिंग वहां पे लगातार होती रहेगी। यस और नो? तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, बबलिंग नॉर्मल कैसी होगी? यस याद रखिएगा, इंटरमिटेंट बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर इज नॉर्मल। वाटर सील चैम्बर के अंदर रुक रुक के बबलिंग होना नॉर्मल है, जबकि कंटिन्यूअस बबलिंग इन प्रेशर चैम्बर इज नॉर्मल। और प्रेशर चैम्बर के अंदर लगातार बबलिंग होना नॉर्मल है। अब सुनिएगा, अगर प्रेशर चैम्बर में बबलिंग नहीं हो तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो यहां से सक्शन डिवाइस है वो कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसका तो एक ही पॉइंट बनता है। लेकिन वाटर सील चैम्बर में अगर लगातार बबलिंग होने लग जाए तो वो भी खतरनाक है, या फिर बबलिंग ना हो तो वो भी खतरनाक है। दोनों ही कंडीशन में एक नर्सिंग स्टाफ को या जो भी मेडिकल स्टाफ वहां पे अपॉइंटेड है उसको क्या करना चाहिए? तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे एबनॉर्मल बबलिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंटिन्यूअस बबलिंग होने लग जाए इन वाटर सील चैम्बर, वाटर सील चैम्बर में कैसी होनी चाहिए? इंटरमिटेंट। लेकिन अगर कंटिन्यूअस होने लग जाए तो वो लीकेज को बताता है। क्वेश्चन नंबर 1 किसको बताएगा? इसमें कैसी बबलिंग होनी चाहिए, कैसे बबल्स बनने चाहिए? रुक रुक कर। लेकिन अगर लगातार बन रहे हैं इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज हो गया है।
और लीकेज हो गया है तो अब एक नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कोई ट्यूब तो नहीं निकल गई है या फिर कोई ट्यूब टूट तो नहीं गई है, उसमें कोई ब्रेकेज तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, अगर नहीं मिलता है कारण तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करें। अंडरस्टूड है यहाँ पे? तो जब लगातार बबलिंग इसमें देखने को मिले नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ को, तो क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कारण, लीकेज का कारण, और दूसरा फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट बात करें, इन दिस कंडीशन ट्यूब मस्ट नॉट क्लैंप, ट्यूब को कभी भी क्लैंप नहीं करना है। यस, अगर क्लैंप किया तो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा? न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन गए, पहला लीकेज को इंडिकेट करता है, दूसरा नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, और अगर क्लैंप कर दिया तो क्या होगा? टेंशन न्यूमोथोरेक्स उसको हो जाएगा। और अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया तो लार्ज बोर निडल डिकम्प्रेशन यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा, जैसा कि मैंने बताया है ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देयर इज नो बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर, अगर देखिए वाटर सील चैम्बर में इंटरमिटेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस होती है तो बात कर ली, अगर बबलिंग ना हो तो क्या करना है? तो यस, बबलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब चेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है? क्लैंप करना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अब इस चेंबर में बात करें, इस चेंबर में कंटिन्यूअस होना चाहिए लेकिन नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? सक्शन काम नहीं कर रहा है, सक्शन को ठीक करिए। आगे बात समझ में? वाटर सील चेंबर का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब समझिएगा, देखिए ये हो गया अपना वाटर सील चेंबर, तो वाटर सील चेंबर का ये लेवल, इसको मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूं। ऑसिलेशन का मतलब होता है जब पेशेंट ब्रीथ अंदर लेता है, उस टाइम पे क्या होगा? प्लूरल स्पेस कंप्रेस होगा तो फ्लूइड ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो ये लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा क्योंकि एयर बबल्स ज्यादा आएंगे, तो फ्लूइड का लेवल क्या होगा? ऊपर होगा। और जब सांस छोड़ेगा तो लेवल नीचे आएगा। इसका मतलब इसमें लगातार ऊंचा नीचा होता रहता है, यानी ऑसिलेशन होता रहता है, फ्लूइड का लेवल ऊपर नीचे। कब? जब पेशेंट ब्रीथ कर रहा है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, समझना इस चीज को। तो ऑसिलेशन नॉर्मल कैसे होगा? जब पेशेंट सांस अंदर लेगा तो लेवल ऊपर आएगा, सांस छोड़ेगा तो लेवल नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखेगा, द वाटर इन द चेंबर विल इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वाइल पेशेंट विद नॉर्मल ब्रीथिंग। जब पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है तो क्या होगा? वाटर सील चेंबर का लेवल सांस के साथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ने के साथ नीचे आएगा। लेकिन अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, और कौन सा वेंटिलेटर? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उस टाइम ये चीज रिवर्स हो जाएगी और वो नॉर्मल होगी, ठीक है। तो देखिएगा, इफ पेशेंट ऑन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन द वाटर इन द चेंबर विल डिक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इसका जस्ट अपोजिट हो गया, एंड इंक्रीज और राइज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जस्ट उल्टा हो जाएगा नॉर्मल फिजियोलॉजी से। दिस इज द ऑसिलेशन। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो सांस लेगा तब लेवल नीचे जाना चाहिए, और सांस छोड़ेगा तो लेवल ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है, उस टाइम पे सांस लेगा पेशेंट तो लेवल ऊंचा आना चाहिए, सांस छोड़ेगा तो लेवल नीचा आना चाहिए। यानी इन तो इंक्रीज और आउट तो डिक्रीज, नॉर्मल। जबकि वेंटिलेटर पे है तब अपोजिट यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एबनॉर्मल ऑसिलेशन। अब एबनॉर्मल ऑसिलेशन क्या हो सकता है? देयर इज नो फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऊपर नीचे जो होना था वो हो ही नहीं रहा। इसका क्या मतलब है? तो समझिएगा, इसका मतलब ट्यूब में कोई जो सिक्रीशन आ रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ, जो पेशेंट से आ रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लोट आकर के फंस गया है, या फिर ट्यूब मुड़ गई है, किंक हो गया है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर सील चेंबर में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, ऊपर नीचे वो होना चाहिए सांस के साथ, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। और ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है तो वहां पे अपन क्या समझेंगे? यस, या तो ट्यूब किंक हो गई है, या फिर सेकंड पॉइंट फुल लंग एक्सपेंशन हो गया है। फुल लंग क्या हो गए? एक्सपांड हो गए, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे हो सकता है ना, तो या तो फुल लंग एक्सपेंशन हुआ है या फिर ट्यूब किंक हो गई है। तो अब क्या नहीं हो रहा है? कोई भी ऑसिलेशन नहीं हो रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूब मैनिपुलेशन।
नर्सिंग डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। ट्यूब मैनिपुलेशन, यानी कि दो चीजें समझिएगा, या तो ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाए या ट्यूब पुल्ड आउट हो जाए। डिस्कनेक्शन बोलेंगे जैसे ट्यूब यहाँ से हट गई तो इसको कहेंगे डिस्कनेक्शन, यहाँ से हट गई, या ये ट्यूब हट गई, ये ट्यूब हट गई, या ये हट गई, इधर से हट गई, ये क्या कहलाएगा? ट्यूब डिस्कनेक्शन। सिंपली अपन बात करते हैं, ट्यूब यहाँ से हट गई तो ये कहलाएगा ट्यूब डिस्कनेक्शन, और ट्यूब यहाँ से बाहर निकल गई तो ये क्या कहलाएगा? ट्यूब पुल्ड आउट। ट्यूब पुलिंग आउट का मतलब ट्यूब यहां से पुल आउट हो गई है, और डिस्कनेक्ट मतलब यहां से निकल गई। दोनों ही परिस्थितियों में क्या करना है? तो देखिए, यहां से जब ट्यूब डिस्कनेक्ट होती है ना, तो उस टाइम पे वाटर सील को मेंटेन करना है। तो सिंपली इस ट्यूब को अपन को क्या करना है? एक स्टेराइल वाटर, जैसा कि शुरू में देखिए आर्टिकल या ट्रे में बताया था 2 लीटर की बोतलें रखनी है। वो क्यों रखनी है? इसीलिए रखनी है। तो उस स्टेराइल वाटर के अंदर इस ट्यूब को डाल देना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वाटर सील सिस्टम बना रहना चाहिए, अदरवाइज यहां पे एयर एक्यूमुलेट हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्यूब यहां से निकली मतलब अपन को क्या करना है? इस ट्यूब को सिंपली क्या करना है? इस ट्यूब के नीचे यहां पे एक वो पानी का बर्तन लगा देना है, वाटर सील बना देना है, ताकि बाहर से एयर इस ट्यूब के थ्रू अंदर नहीं चली जाए। वैसे तो हेमलिच वाल्व लगा है, लेकिन फिर भी रिस्क होता है, इसलिए ट्यूब को क्या करना है? पानी के अंदर रख देना। आगे मैं बताने वाला हूं। और अगर ट्यूब पुलिंग आउट हो जाए, निकल गई ट्यूब, तो निकल गई तो वापस नहीं घुसेड़ना पेशेंट के अंदर। सिंपली क्या करना है? सिंपली यहां पे एक 3 साइडेड गोज लगा देना है, जिसके द्वारा क्या हो? एयर अंदर ना जाए दोस्तों, याद रखिएगा। और ये गोज कैसा होना चाहिए? वैसलीन गोज हो जाना चाहिए, जिसके थ्रू एयर भी अंदर नहीं जा सके। तो दोनों समझ में आ गया होगा, लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाए तो अपन को क्या करना है? पुट द एंड ऑफ द ट्यूब इन स्टेराइल वाटर। ट्यूब यहां से हट गई तो इसको एक स्टेराइल वाटर के अंदर ट्यूब को रख देना है। और ट्यूब अगर पुल्ड आउट हो जाती है तो क्या करना है अपन को? Yes, apply 3-sided covered occlusive sterile dry petroleum dressing. Yes, to prevent air from entering into the pleural space. Apply dressing when patient exhale. ड्रेसिंग कब लगानी है? ये ट्यूब खींच के बाहर आ गई तो ड्रेसिंग कब लगानी है? जब पेशेंट ने सांस छोड़ा उसी टाइम ड्रेसिंग को चिपका देना है। पेशेंट ने ब्रीथ बाहर निकाली उसी टाइम इसको चिपका दीजिए। यस और नो? तो जब पेशेंट सांस छोड़ता है तब चिपकाना, सांस लेने के बाद नहीं चिपकाना। लेने के बाद चिपकाएंगे तो लंग्स की प्लूरल स्पेस में क्या होगा? नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। यस और नो? तो वहां पे लंग एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब पेशेंट सांस छोड़ता है उस दौरान वहां पे क्या करना है? वो अपनी जो ड्राई पेट्रोलियम स्टेराइल ड्रेसिंग है उसको चिपका देना है। दैट्स इट। आगे समझ में यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का जब भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हो रहा है तो हर 15 मिनट में, यस हर 1 घंटे में 15 मिनट तक उसे मॉनिटर करना है। 15 मिनट मॉनिटर करिए, फिर आप जा सकते हैं उसे छोड़ के, फिर 1 घंटे बाद दोबारा से आकर के चेक करना है। तो हर घंटे में 15 मिनट के लिए उसको असेसमेंट होना चाहिए। दूसरा, पालपेट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ चेस्ट ट्यूब लगी है तो क्या करना है? यहाँ से दबा करके देखना कि कहीं एयर एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही है स्किन के नीचे। स्किन के नीचे एयर, तो यानी अगर एयर एक्यूमुलेट होगी तो वहां पे क्रीपिटस साउंड आएगा। तो यस, पालपेट ट्यूब सराउंडिंग टू फाइंड क्रीपिटस और एयर या क्रीपिटस को फाउंड करने के लिए यहाँ पे अपन को दबा करके पालपेट करके देखना है। दूसरा, ट्यूब कनेक्शन को देखना है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई किंक तो नहीं आ गया है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है, या ट्यूब डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई, डिस्लॉज तो नहीं हो गई है। ये सब चीजें अपन को हर जो 15 मिनट रुक रहे हैं ना यहाँ पे, हर घंटे बाद 15 मिनट पेशेंट के पास रुक रहे हैं, उस दौरान करनी चाहिए। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा यस, पोजीशन ड्यूरिंग पेशेंट में, जैसा कि मैंने बताया, फाउलर पोजीशन अपन देते हैं पेशेंट को ड्रेनेज करते दौरान, ये जो है आइडियल पोजीशन होती है। इसके अलावा लेवल जो है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो सिस्टम लगा है उसका लेवल पेशेंट के लेवल से हमेशा नीचे होना चाहिए। अगर ये ऊपर आ गया तो ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड इससे इसकी तरफ आने लग जाएगा। अंडरस्टूड है यहाँ पे बात? ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम को हमेशा चेस्ट वॉल से नीचे रखना है। फ्लूइड है वो स्टेराइल वाटर 20 सेंटीमीटर लेवल इन सक्शन चैम्बर। सक्शन चैम्बर में एक लेवल आता है, तो 20 सेंटीमीटर के लेवल पे जो है उसको फिल करके रखना चाहिए। जैसा डिवाइस है ना, इस डिवाइस में सक्शन चैम्बर आता है, वहां पे लेवल होता है, वो लेवल देखना है कि इतना अगर नहीं है तो उसको वापस से फिल करना है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ड्रेनेज कैसा होना चाहिए? तो ड्रेनेज अगर बात करें, ड्रेनेज अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्लाउडी आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा शुड बी नोटिफाइड ड्रेनेज इज
100 ml पर आवर, अगर 1 घंटे में 100 ml से ज़्यादा अगर ड्रेनेज आ रहा है तो भी फिजिशियन को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा पेशेंट को आईवी लगा रहता है, आईवी कैनुला लगा होता है, और आईवी कैनुला में जब पेशेंट टॉयलेट के लिए जाता है, वापस से आईवी लाइन शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा ट्यूब ये कैनुला रुक जाता है, तो कई स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ क्या करते हैं, जो कैनुला की जो लाइन होती है उसको पकड़ के ऐसे मरोड़ते हैं। दैट इज मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग। अगर मान लीजिए चेस्ट ट्यूब लगा है और उस पेशेंट में भी अगर वो ब्लॉकेज आ गया, तो वहां पे मिल्किंग स्ट्रिपिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ट्यूब टूट सकती है या फिर लंग्स के अंदर से वो खिंच सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्रेसिव चेस्ट ट्यूब मैनिपुलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज इंक्रीज नेगेटिव प्लूरल प्रेशर। नेगेटिव प्लूरल प्रेशर करेगा, ट्यूब निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए कभी भी मिल्किंग स्ट्रिपिंग नहीं करनी है, नेवर, ठीक है। जैसा कि आईवी लाइन में करते हैं वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब आफ्टर ड्रेनेज। सब कुछ कर लिया अपन ने, सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा फ्लूइड निकल गया। अब क्या करना, सबसे लास्ट में ट्यूब को निकालना है, क्योंकि प्रोसीजर पूरा हो चुका है। यस और नो। तो ट्यूब को निकालते टाइम यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो ट्यूब को निकालते टाइम क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप सांस अंदर लीजिए, अब होल्ड कीजिए, और होल्ड करने के बाद में क्या करेंगे, अपन ट्यूब को बाहर निकालेंगे। इस मैनुअर को हम लोग बोलते हैं वल्सलवा मैनुअर, ठीक है। व्हाइल चेस्ट ट्यूब इज रिमूव्ड द पेशेंट इज आस्क्ड टू होल्ड ब्रीथ एज वल्सलवा मैनुअर, टेक ए डीप ब्रीथ, एक्सेल एंड बियर डाउन। तो वल्सलवा मैनुअर यहां पे अपन परफॉर्म करते हैं। यस, ट्यूब इज क्विकली विड्रॉन एंड राइट ड्रेसिंग इज टैप्ड इन प्लेस। एक प्रॉपर ड्रेसिंग वहां पे चिपका देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से ट्यूब को निकालना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन आता है कैसे निकालना है पेशेंट को, या तो वल्सलवा मैनुअर सिखाइए, नहीं आ रहा है तो सिंपली उसे क्या कहिए कि आप ब्रीथ अंदर लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, लेकर के उसे रोकिए, रोकने के बाद उसको निकाल लीजिए। तो इस तरीके से अपन को ट्यूब को निकालना है। तो ये कंप्लीट हर एक पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा अगर आपने लर्न किया है टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन है, नर्स ने ऑब्जर्व किया कि लगातार बबलिंग आ रही है वाटर सील चैम्बर के अंदर सिस्टम में, व्हाट शुड नर्स कंक्लूड। तो वाटर सील चैम्बर में लगातार बबलिंग हो रही है तो नर्स को क्या समझना चाहिए। पहला ऑप्शन, सिस्टम नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, यानी सब कुछ नॉर्मल है। दूसरा, सिस्टम हैज एयर लीक, सिस्टम में कोई एयर लीकेज हो गई है। तीसरा, द पेशेंट हैज न्यूमोथोरेक्स, पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया। या फिर चौथा, चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड और किंक्ड, चेस्ट ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई किंक आ गया है। क्या आंसर होना चाहिए जरूर से कमेंट करिएगा अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।